जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 8 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। और हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना आप कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? पूनम गुप्ता को। और पूनम गुप्ता जो है मेरे प्यारे बच्चों वो निकोलस माइकल डी पात्रा का जगह ली है पूनम गुप्ता। अब देखो जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में वो कितने होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देखो आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आरबीआई में याद रखना 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो याद रखना एम राजेश्वर राव, डी रविशंकर, स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता, ये 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में। अब आरबीआई मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखना जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर जो बने थे वो बने थे ऑसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे चिंतामणि द्वारिका नाथ देशमुख अर्थात सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा मेरे प्यारे बच्चों। और ये संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के 26 नंबर के गवर्नर हैं, ये भी याद रखना दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को मुक्ति दिवस अर्थात लिबरेशन डे मनाने का घोषणा किया है या मनाने की घोषणा की है? तो आप ये इमेज देखकर समझ ही गए होंगे दोस्तों कौन होंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया है कि 2 अप्रैल को अब अमेरिका मनाएगा मुक्ति दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब अमेरिका मनाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरे प्यारे दोस्तों। अब अमेरिका के बारे में तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों जापान के बारे में जान लेते हैं कि जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखना कि सर टोक्यो है जापान की राजधानी। और जापान में पहली बार 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, कब मेरे प्यारे बच्चों? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम का प्रयोग किया था जिस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। याद रखना क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो लिटिल बॉय बम का परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने हिरोशिमा पर किया था। और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर मेरे प्यारे बच्चों नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया था जिसका नाम था फैटमैन मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था? तो फैटमैन मेरे प्यारे मित्रों ये नाम था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। अब जान लेते हैं जरा सा अमेरिका के बारे में। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों जो अमेरिका है उसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी से भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि वॉशिंगटन डीसी जो है यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में याद रखना माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। फिर से याद रखना कि सर आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो याद रखना आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन में है। और फिर से याद रखना वर्ल्ड बैंक मेरे प्यारे बच्चों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी अमेरिका के वॉशिंगटन में ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। अब देखो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर अर्थात अमेरिकन डॉलर।
देखो 49वीं समांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कई सारा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए है कि आपके मन में आया होगा कि सर मैकमोहन रेखा भी तो है। मैकमोहन रेखा जो है ये अपने प्यारे देश भारत और चाइना के बीच है, याद रखना। फिर से मेरे प्यारे बच्चों आपके मन में आया होगा सर एक रेड क्लिफ रेखा भी तो है। रेड क्लिफ रेखा ये है अपने प्यारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आया होगा सर एक और रेखा है जिसका नाम है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है, याद रखना। फिर से आपके मन में आया होगा सर आपने 49वीं तो बता दी, 38वीं भी तो है, 38वीं समांतर रेखा तो उत्तर कोरिया, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया के बीच मेरे प्यारे बच्चों 38वीं समांतर रेखा है। फिर से सर बोलोगे आप कि सर डुरंड रेखा भी तो है एक आपका, तो डुरंड तो मैंने बता ही दिया। एक और है आपका हिंडनबर्ग रेखा। तो ये जो आपका है ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अमेरिका का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो गोल्डन रॉड। और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन है? तो अमेरिका है, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी करवाता हूं ताकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में जो स्टैटिक जीके है वो भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से देखो बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और इसका पीडीएफ दोस्तों वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो दोस्तों प्रश्न हमारा है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है विराट कोहली। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी। क्या होगा? सी। मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखना मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो जो आज का जो जवाब बेस्ट दोस्तों है वो किनका है? तो रोशन जी का है, जिन्होंने सही प्रश्नों का जवाब मेरे प्यारे बच्चों सही दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर आपका जवाब अच्छा होता तो आपका भी दोस्तों नाम आएगा और मैं आपका नाम भी बोलूंगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स भी दिखाऊंगा कि उसने क्या कमेंट किया था। अब देखो दोस्तों तो मैंने क्या बोला कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। अब क्रिकेट से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि क्रिकेट के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण स्टेडियम है उसका नाम है चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम चौसे चेन्नई, याद रखना। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है चेपक स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है प्यारे बच्चों। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। देखो बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक जो है वो महानदी के किनारे है मेरे प्यारे मित्रों। देखो किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। और देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। देखो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये गुजरात के अहमदाबाद में है। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कि अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है। अब देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है उस संस्था का नाम है BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI की स्थापना 1 दिसंबर
28 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को एक बार याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, कि क्रिकेट का जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो कौन कौन सा है? तो रणजी ट्रॉफी मेरे प्यारे बच्चों, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बिल्कुल दोस्तों ये मत भूलना क्रिकेट से है। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूछ देगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखो मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हाल ही में किस राज्य ने, हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यह घोषणा किया है कि हम सिपाही भर्ती में अग्निवीर वाले को 20% का आरक्षण देंगे? अग्निवीर वाले को दोस्तों 20% का आरक्षण देंगे। तो यह राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा। तो आप भी समझ गए होंगे कि सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर वाला हो जाएगा कि हरियाणा जो है उसने क्या घोषणा किया है कि हम अग्निवीर को 20% आरक्षण देंगे सिपाही भर्ती वाले में। दोस्तों अब देखो तो गुजरात के बारे में तो मैंने कई बार आपको बताया है कि गुजरात में एक झील है जिसका नाम है थोल झील मेरे प्यारे बच्चों। थोल झील जो है वो कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मध्य प्रदेश में है भोजताल, याद रखना भोजताल जो है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में सूरजकुंड झील है, याद रखना सूरजकुंड झील, सूरजकुंड कहाँ? हरियाणा में। और छत्तीसगढ़ से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे बच्चों। अब हरियाणा राज्य ने यह घोषणा किया है कि हम अग्निवीर में देंगे आरक्षण कितना? तो 20% किसमें? तो सिपाही भर्ती में। तो हरियाणा से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं? देखो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और मैंने कल भी बताया था हरियाणा के बारे में कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। चंडीगढ़ में ही सुखना झील है मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री है नयाब सिंह सैनी, और यहाँ पर राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है मेरे प्यारे बच्चों। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुरुग्राम में मेरे प्यारे बच्चों। और याद रखना अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत को। और महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हरियाणा के हिसार में है। अच्छा आप बताओ कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों। देखो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो जीता है वो किसने जीता है? तो याद रखना रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। ये किस कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टैपन इनका नाम है, और इन्होंने ही जीता है जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 मेरे प्यारे बच्चों। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। दूसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस रहे और तीसरे स्थान पर ऑस्कर पियास्त्री रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है। इनका नाम क्या है? मैक्स वर्स्टैपन। और अगर पूछे कि मैक्स वर्स्टैपन जो है वो किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं बच्चों। देखो अब हमारा प्रश्न है नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रैल को कहाँ हुआ है? नवकार महामंत्र जो है ये संबंधित है जैन धर्म से। तो नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रैल को कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली में आपको भी पता है कि नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों, नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। नई दिल्ली में DRDO, नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे बच्चों। नई दिल्ली में ही है लाल किला, और इस लाल किला का निर्माण जो करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। शाहजहां के द्वारा। नई दिल्ली में ही है जामा मस्जिद। इस जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो नई दिल्ली में
नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रैल को हुआ है। अब देखो चंडीगढ़ से मैंने तुरंत बताया था कि चंडीगढ़ जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सुखना झील। चंडीगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा झील है? तो सुखना झील है। बेंगलोर से याद रखना कि केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर याद रखना, मैं अगर इसरो की स्थापना पूछूं कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और अगर मैं पूछूं कि DRDO की स्थापना कब हुई, तो याद रखना कि सर 1 जनवरी को हुई थी और वर्ष था 1958। फिर से अगर मैं पूछूं कि नासा की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 29 जुलाई, कितना और पूछा गया है, 29 जुलाई 1958 को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगता है, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों तो आप बता दो कि जो हमारा इसरो है, इसरो के चेयरमैन कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन हुआ है। तो नई दिल्ली से कुछ प्रश्न और भी बनते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। और याद रखना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 को हुई और 1969 में ही मेरे प्यारे बच्चों इसरो की भी स्थापना हुई थी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि देखो 1969 में अभी मैंने जस्ट बताया कि CISF की स्थापना हुई। फिर से आप ये भी याद रखना कि इसरो की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना जो हुई वो कब हुई, तो 1969 में हुई। चंद्रमा पर पहली बार मानव, याद रखना चंद्रमा पर जो मानव गया था और मानव में कौन थे, नील एंगस्ट्रॉम, वो भी 1969 में गए थे। अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल है ये भी 1969 में पहली बार दिया गया था। तो वैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों पहली बार हुआ था भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। तो 1969 से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि CISF की स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई, नील एंगस्ट्रॉम पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे, अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1969 में हुआ था। तो आप बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो याद रखना हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और ये भी नई दिल्ली में है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों राई लोक नृत्य, ये मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। जो राई लोक नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही भूलोगे तो एग्जाम में फिर समस्या आपको आ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि राई लोक नृत्य जो आपका है यह किस राज्य का लोक नृत्य है राई, तो याद रखना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। और मध्य प्रदेश से भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, आपने बताया था डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। फिर से याद रखना कूनो राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में ही दोस्तों सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप, तो सांची का स्तूप मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और अगर कोई पूछ दे कि बनवाया किसने था, तो मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाया था। और अगर मैं पूछ दूं कि कौन से नदी के किनारे है सांची का स्तूप, तो बेतवा नदी के किनारे है। बिल्कुल ही मत भूलना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक और प्रश्न याद रखना कि सर आपने बताया था कि एक गुफा है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो आते हैं प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों कि राई लोक नृत्य के प्रतीक, उनका नाम था राम सहाय पांडे।
मैंने क्या बोला बच्चों कि राई लोक नृत्य के प्रतीक राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इन्हें कब दिया गया था पद्म श्री पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये आपको इमेज में दिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही है राई सहाय पांडे जो राई लोक नृत्य के प्रतीक है और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इन्हें कब दिया गया पद्म श्री पुरस्कार। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2002 में मेरे प्यारे मित्रों तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहाँ के नोडल गुर संदेश। याद रखना मैंने क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों कि नोडल गुर संदेश को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा टैग दिया गया? जीआई टैग। जीआई टैग सर्वप्रथम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूं, सर्वप्रथम जो दिया गया था ये 2004 में दिया गया था और चाय पत्ती को दिया गया था। इसको दिया गया चाय पत्ती को। कहाँ के चाय पत्ती को मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि सर दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया। कहाँ के चाय पत्ती को दिया गया? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था सर्वप्रथम जीआई टैग। तो देखो नोलेन गुर संदेश को जीआई टैग दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल का है। अब समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एक मिठाई है। देखो क्या है? मिठाई है नोलेन गुर संदेश जिसको जीआई टैग दिया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल का है या? तो देखो पश्चिम बंगाल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो तो हम जानेंगे ही। अभी मैंने तुरंत बताया था हरियाणा के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कि हरियाणा के बारे में मैंने क्या बताया था कि हरियाणा में एक राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो हरियाणा में है। गुजरात से मैंने बताया था थोल झील। कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? थोल झील। और पश्चिम बंगाल से तो मैं बताऊंगा ही आपको। महाराष्ट्र याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि महाराष्ट्र में लोनार लेक है। लेक मतलब झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 42 है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने हरियाणा के बारे में बताया था ना आपको कि हरियाणा में राज्यसभा और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा सीट जो है वो 10 है। लोग मतलब राज्यसभा, आर मतलब लोकसभा। फिर से मेरे प्यारे बच्चों मैंने असम के बारे में भी आपको कई बार बताया है कि असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। फिर से मैंने मेरे प्यारे बच्चों पंजाब के भी बारे में बताया है आपको कि 7 और 13 है। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? अब देखो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अब देखो हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को बोलते हैं और भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डायमंड सिटी सूरत को बोलते हैं और डायमंड हार्बर कोलकाता को बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कोलकाता में है। अब देखो भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। भारतीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर कोलकाता में है। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस खिलाड़ी ने दोनों हाथों से, याद रखना हाल ही में किस खिलाड़ी ने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामेंड्रू मेंडिस ने मेरे प्यारे बच्चों दोनों हाथों से बॉल करके आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड बनाया है मेरे प्यारे बच्चों।
और क्रिकेट के बारे में तो मैंने अभी तुरंत ना आपको बताया था। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में। ये दोस्तों एक्टर आपके मनोज कुमार है, जो इमेज में दिख रहे होंगे आपको। मनोज कुमार का जन्म हुआ था 24 जुलाई 1937 को और इनकी मृत्यु जो हुई वो 4 अप्रैल 2025 को हुई मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो 2015 में दिया गया था। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि याद रखना एक्टर मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2015 में दिया गया था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों एक्टर मनोज कुमार जो है इनका उपनाम है भारत कुमार और इनका मूल नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 1992 में और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। देखो दोस्तों अब हम करते हैं कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन में आप दोस्तों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको प्रत्येक दिन पिछले दिन का करंट अफेयर्स जो है वो रिवीजन करवा दिया करूं। तो जरा दोस्तों आप साथ साथ बोलना। प्रश्न हमारा पहला है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी बना है। और हंगरी की राजधानी क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल उसका नाम है मिताथल और दिगराना को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया गया है? तो ये हरियाणा के है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण पल्ली बने हैं। हाल ही में किस राज्य में माधोपुर खेर मेला आयोजित हुआ है? गुजरात में। हाल ही में कहां आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ब्राजील ISSF विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो अर्जेंटीना में शुरू हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था कि हाल ही में अमल सादी चीकू को GI टैग दिया गया है, ये गुजरात का है। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में। और 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ब्राजील में आयोजित हुई है। और देखो दोस्तों कल जो मैंने आपसे प्रश्न किया था वो प्रश्न हमारा था विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। किस राज्य ने AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? हरियाणा ने। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। आज का आपका प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है? और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? और इसके जनक कौन है? इस तीनों प्रश्नों का जवाब दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आपको यह जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।